एक समय की बात है। विजयपुर नाम के एक गांव में मालती अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। मालती बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसके पति की मृत्यु भी कुछ वर्षों पहले हो गई थी, जिस वजह से मालती को लोगों के घरों में काम करना पड़ता था और वो उन्हीं पैसों से अपना घर भी चलाती थी और अपनी बेटी दिशा का पालन पोषण भी करती थी। वो जितना हो सके अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती थी, क्योंकि दिशा को गरीबी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मालती ने दिशा को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाला था, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते थे। दिशा उन्हें देखकर उनकी जैसी ही चीजें मालती से मांगा करती थी, चाहे वो कपड़े हो, खिलौने हो या कुछ और। ऐसे ही एक दिन दिशा जब स्कूल से लौट कर आती है तो वो मालती से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें और किस लिए? माँ, कल हमारा पूरा स्कूल एक दिन की ट्रिप पर जा रहा है, मुझे उसके लिए पूरे 500 रुपए चाहिए। मालती, जिसके पास केवल एक फटी पुरानी साड़ी थी, वो अपनी नई साड़ी के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अपनी बेटी की ये इच्छा सुनकर उसने वो जुड़े हुए पैसे निकालकर दिशा को दे दिए और दिशा उन पैसों को लेकर अपने स्कूल चली जाती है। इसी तरह मालती हमेशा ही अपनी इच्छाओं को दबाकर दिशा की इच्छाएं पूरी किया करती थी, परंतु दिशा की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। दिशा स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ जाती है, लेकिन मालती की तनख्वाह उतनी ही होने के कारण मालती दिशा की ज्यादा शौक पूरे नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन दिशा के कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होती है, जहां पर दिशा के स्कूल की पहले की भी कुछ लड़कियां थी, जो दिशा को मामूली सी कपड़ों में देखकर कहती है, अरे यार, कितना टाइम बीत गया है, कितना कुछ बदल गया है, पर ये दिशा अभी भी वैसी की वैसी ही है, हालत भी जीरो और फैशन सेंस भी जीरो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे मैंने सुना है नेहा अपनी शादी में इस फटीचर को भी बुला रही है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन तुम देखना वहाँ पर भी ये ऐसे ही बनकर आएगी, इसलिए मैं इसे दूर रहती हूँ। आखिर ऐसी फटीचर का दोस्त बनेगा भी कौन? ऐसा कहकर वे दोनों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है और उन लड़कियों की बात सुनकर दिशा उदास होकर पार्टी से निकल आती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चलती रहती है और वो ये सोचते सोचते घर आ जाती है। मालती, जो कि घर पर खाना बना रही थी, दिशा को देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? तू तो पार्टी में गई थी ना, तो खुश होने के बजाय ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? खुश होने की कोई बात हो तभी तो होंगी। पहले पापा हमें छोड़कर चले गए, फिर ये गरीबी, ना हम लोग सही से कुछ खा पाते हैं, ना ही ढंग का जीवन जी पाते हैं। ये भी कोई जिंदगी होती है क्या? कुछ बात हुई है क्या? मालती के इतना कहने पर दिशा अपने कॉलेज में हुई सारी बात मालती को बताती है। अब आप बताओ, क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी मुझे? लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में नहीं जाऊंगी। मुझे फिर से एक बार मजाक का पुतला नहीं बनना है। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? हम इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे और तू शादी में जाएगी, समझी? कैसे जाऊंगी, आप ही बताओ। ना तो मेरे पास कोई ढंग की ड्रेस है और ना ही कोई ढंग की सैंडल, तो आप ही बताओ, क्या ये फटीचर कपड़े और चप्पल पहनकर जाऊं मैं शादी में? मालती कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, दिशा, तुझे याद है बचपन में मैं सावित्री जी के यहाँ पर काम किया करती थी, जिसकी बेटी रूपा तेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। वो तो अभी भी तुझे याद करती है। अगर तू उसके पास जाए तो मुझे पूरा विश्वास है वो तेरी मदद जरूर करेगी। दिशा को मालती की बात सही लगती है, इसलिए वो अगले ही दिन रूपा के घर पर जाती है। रूपा इतने दिनों बाद दिशा को देखकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, क्या बात है दिशा, तू तो आजकल बड़ा बिजी रहने लग गई है। तुझे तो मिलने का समय ही नहीं मिलता और ना ही आजकल तू बात करती है। मेरी बात तो बस आंटी जी से ही हो पाती है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस वो कॉलेज की असाइनमेंट में बिजी थी। अच्छा वैसे तू बता, तू कैसी है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे तो थोड़ी टेंशन में लग रही है। बता क्या बात है, हो सके तो मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी एक फ्रेंड की शादी है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं।
इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? रुक, मेरे साथ आ। मुझे कपड़े खरीदने का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसलिए मेरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। देख ले, तुझे जो पसंद है वो तो मुझे बता दे, वो मैं तेरे लिए निकाल दूंगी। इसके बाद रूपा दिशा को लेकर अपने कपड़ों के अलमारी के पास आती है। उसे अपने सारे कपड़े दिखाती है। दिशा की नजर एक सुनहरी रंग की साड़ी पर पड़ती है और वहीं रखी उसके साथ चांदी के रंग की सैंडल पर भी। वो उन दोनों की तरफ इशारा करती है और कहती है, रूपा, मुझे ये वाली ड्रेस और ये वाली सैंडल चाहिए। क्या बात है, तेरी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मैं तेरे लिए ये पैक कर देती हूँ, तू ले जा। लेकिन इस ड्रेस का अच्छे से ध्यान रखना और इस सैंडल का भी, क्योंकि ये साड़ी असली सोने की है और ये सैंडल चांदी की। इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। मुझे तुझ पर विश्वास है, इसलिए तुझे दे रही हूँ, वरना किसी को भी मैं इसे हाथ लगाने तक नहीं देती। इसके बाद रूपा अपनी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल पैक करके दिशा को दे देती है। साड़ी और सैंडल को लेकर दिशा अपने घर जा ही रही होती है कि तभी एक चोर स्प्रे मारकर दिशा को बेहोश कर देता है और उससे वो साड़ी और सैंडल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। दिशा को जैसे ही होश आता है तो वो अपने हाथ में रखे थैले को चेक करती है, जो कि खाली पड़ा होता है, जिसे देखकर दिशा के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे ये क्या हो गया? मैंने रूपा की दी हुई इतनी कीमती चीज को गुमा दिया। अब मैं उसके पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? बेचारी दिशा उदास होकर घर जाने लगती है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत हद से ज्यादा बोझा लिए सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। दिशा अपनी टेंशन छोड़कर उस बुढ़िया की मदद करने लगती है और उसका सामान उसके घर तक पहुंचा देती है और वहां से आने लगती है कि तभी वो बुढ़िया उसे रोक लेती है और कहती है, क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही ज्यादा उदास लग रही हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं आपको बता तो सकती हूँ कि मैं क्यों उदास हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। इसके बाद दिशा अपने साथ घटी सारी घटना उस बुढ़िया को बताती है, जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में एक सुनहरे रंग की साड़ी और चांदी की सैंडल लेकर बाहर आती है और उन दोनों को दिशा को देते हुए कहती है, ये लो, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, लेकिन हाँ, ध्यान रहे इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। उस साड़ी और सैंडल को देखकर दिशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं कल जाकर ये साड़ी और सैंडल रूपा को दे दूंगी। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे पहनकर किसी शादी में जा सकूं। ऐसा सोचकर दिशा अपने घर आ जाती है और घर आकर मालती को पूरे दिन में घटी घटना के बारे में बताती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इन कपड़ों को रूपा को वापस कर दोगी तो तुम शादी के दिन में क्या पहनोगी? दिशा मालती की बात का कोई जवाब नहीं देती और उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और उस साड़ी और सैंडल को देखकर कहती है, काश मेरे पास इतने सुंदर कपड़े होते कि उन्हें पहनकर मैं नेहा की शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग सकती। दिशा के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत परियों जैसी ड्रेस प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर दिशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये ड्रेस उसकी माँ मालती लाई है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को ढूंढने जाती है उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद मालती जब घर आती है तो दिशा मालती से कहती है, माँ, आप मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रेस? मैं तो कोई ड्रेस लेकर नहीं आई, मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए मैं अभी दवाई लेकर आ रही हूँ। इसके बाद दिशा अपनी माँ मालती को खाना और दवाई देकर वापस अपने कमरे में आ जाती है और फिर सामने रखी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल को देखकर कहती है, काश माँ की तबीयत ठीक हो जाए, मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। इसके बाद दिशा जैसे ही अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सब चमत्कार देखकर दिशा को उस बुढ़िया की याद आती है और वो समझ जाती है कि ये सब उस बुढ़िया की दी हुई साड़ी और सैंडल की वजह से हो रहा है। इसके बाद दिशा भागकर उस साड़ी और सैंडल के पास जाती है और कहती है,
काश मेरे पास रूपा को देने के लिए उसकी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल वापस आ जाए। दिशा के इतना कहते ही वहाँ पर रूपा की सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल प्रकट हो जाती है, जिसके बाद दिशा वो साड़ी और सैंडल रूपा को दे देती है। और कुछ ही दिनों बाद उस बुढ़िया की साड़ी और सैंडल की मदद से मिली सुंदर सी ड्रेस पहनकर अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है, जहाँ सारी लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसकी खूब तारीफ करती है, जिससे दिशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे दिशा के अंदर लालच बढ़ने लगता है और वो उस साड़ी और सैंडल से अपने लालच का सामान मांगने लगती है। काश मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होता और इतने पैसे होते कि मैं रोज खर्च करती और वो खत्म ही ना होते। दिशा इतना कहती ही है कि उसकी वो सुंदर सी ड्रेस गायब हो जाती है और उसकी माँ की तबीयत वापस से खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उस बुढ़िया की दी हुई सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल भी गायब हो जाती है। ये सब होता देख दिशा डर जाती है और उस बुढ़िया के पास भाग कर जाती है और उसके घर पहुंचकर कहती है, ये सब क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ये सब हो गया? ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे पास जो था वो भी तुमसे छिन गया। तुम्हें जिसकी जरूरत थी वो तुम्हें मिलता गया, इसलिए तुम्हें लालच आ गया और अब ये तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। बस एक बार मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ ठीक है। दिशा जैसे ही घर आती है तो उसकी माँ ठीक होती है। अपनी माँ को ठीक देखकर वो उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके बाद दिशा बिना लालच किए थोड़े में ही संतुष्ट रहकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले रोहित की पत्नी का देहांत हो गया था। अब रोहित पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी बेटी को ही संभालता था। चांदनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। रोहित घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। चांदनी के क्लास में मोना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा चांदनी को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और अपने फ्रेंड चांदनी को देखो, कम से कम इससे कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे मोना पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन इस समोसे वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन चांदनी स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में मोना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब चांदनी अपनी क्लास में जाती है तो मोना उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे, तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देखकर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं, मोना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जैसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लग जाते हैं। ऐसा क्यों देख रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। पकड़ तो देखो, इस समोसे वाली की कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी मोना नहीं। कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो
तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो सब, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है मोना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को चांदनी तैयार होकर मोना के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। क्यों चांदनी, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोना केक लेकर चांदनी के पास जाती है। चांदनी, ये लो केक। चांदनी केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि तभी मोना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? मोना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा से केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कोई कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद। ए समोसे वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। चांदनी का पिता रोहित बहुत सारे समोसे बनाकर उन्हें बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या समोसे का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद रोहित समोसे लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के समोसे यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से समोसे खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी लाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदारों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित अपने समोसे की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर समोसे बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रोहित के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे समोसे में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? रोहित वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक रानी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे समोसे खराब हो चुके हैं, ये अब खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से जाकर उसमें गरम कर लूंगी।
खुशी खुशी रोहित परी को वो सारे समोसे दे देता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? रोहित उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारे धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे खिलाते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। रोहित के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सुंदर सी ड्रेस प्रकट होती है और उस ड्रेस को लेकर रोहित अपनी बिटिया के पास जाता है। चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं शाम को मोना और उसकी कुछ सहेलियां चांदनी के घर आती है। सभी चांदनी के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर चांदनी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। नागलोक में सोना नाम की एक बहुत ही सुंदर नागिन रहती थी। सोना अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सोना अपनी सौतेली बहन नीलम नागिन से बहुत प्यार करती थी। सोना एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा थी और उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था। उसके एक बार डसने से ही कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता था। ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सौतेली बहन के साथ बाग में टहल रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन नीलम बोलती है, सोना, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चलना पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, नाग नागिनों का पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है। अगर नागराज को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहन, तू इतना क्यों डरती है? जब नागराज तपस्या में लीन होंगे हम तब पृथ्वीलोक पर घूमने चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं, किसी को धोखा देना गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पर। तो इतना मत सोच, आज शाम को हम चलेंगे और अगर तू नहीं गई तो देख लियो, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस सोना के पास आती है। सोना नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी खातिर पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाती है और अपने आसपास की हलचल को देखकर नीलम कहती है, देखा सोना तुमने, पृथ्वीलोक कितना खूबसूरत है। तुम सही कह रही हो नीलम, यहाँ लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी और इतनी रौनक मैंने नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम हमेशा यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोनों बहनें इसी तरह बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है और वो फूल सोना को देते हुए बोलता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे तो आपकी खूबसूरती के आगे ये फूल काफी फीकी हैं, लेकिन फिर भी आप ये फूल रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये पुष्प मुझे क्यों दिया? आपकी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। तभी सोना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये देखकर वो नीलम से बोलती है, नीलम, हमें तुरंत जाना होगा, देखो सूर्यास्त होने वाला है। तभी सोनू कहता है, अरे कहाँ जा रही हो आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आप आना जरूर। कुछ दूर जाने के बाद दोनों बहनें अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना तय था। इतना ही नहीं, अब तो सोना और सोनू के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सोना सोनू को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है।
इसी तरह एक दिन सोना अकेली ही पृथ्वीलोक पर सोनू से मिलने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू, मेरी बहन नीलम के बाद तुम एक पहले व्यक्ति हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अचानक से कोई सोना के सर पर डंडे से वार करता है और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है। वो धीरे धीरे उठती है। उसके सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन हुआ क्या था? मैं तो सोनू के पास थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैं यहाँ कैसे आई? तुम इतना मत सोचो, तुम बस यूं ही बेहोश हो गई थी। मैं पृथ्वीलोक गई और तुम्हें यहाँ ले आई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। नीलम की बात सुनकर सोना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वो सोनू से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन और सोनू एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर सोना का दिल टूट जाता है और साथ में उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। वो उनके पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? सोनू, नीलम, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना? फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनू, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे बोल देते। मैं खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। और तुम नीलम, मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी बहन? मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना। तुम दोनों शायद ये बात भूल गई हो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं। और मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अब मौत की नींद सोना होगा। उसके बाद सोना अपना नागिन रूप ले लेती है। फिर सोनू और नीलम को डसने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर नागिन हैरान हो जाती है और फिर से उन पर वार करती है, लेकिन उन दोनों को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सोना वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर नीलम और सोनू हंसने लगते हैं। तभी नीलम कहती है, क्या हुआ सोना, तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा या तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो और कोशिश करो, चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तुम बिना जहर के नागिन हो। तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है। ये सब जो तुमने देखा, ये सब बिल्कुल सच है। मैं और सोनू बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें यहाँ लाना और सोनू से मिलवाना, ये मेरी ही चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था और जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी, मैं और सोनू मिलकर तुम्हें एक काली गुफा में ले गए थे। मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर तुम्हारे अंदर का सारा जहर निकाल लिया, जिसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई और तुम्हारे जहर से ही मैंने सोनू को भी एक इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले गई और झूठा प्यार दिखाने लगी। सारी सच्चाई सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोनू कहता है, अब तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकती हो और इसके अलावा किसी को मार नहीं सकती। अब मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। अब कोई भी मुझे मेरी नीलम से दूर नहीं कर सकता। अब तुम देखना, तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके हम पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैं बन जाऊंगा नागराज। सोनू की बात सुन सोना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनू नीलम का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोना अपनी शक्तिशाली नागमणि को प्रकट करती है और नागमणि से उन दोनों पर वार करती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और फिर नागमणि को अपने अंदर रख लेती है और खुद से ही बोलती है, क्या हुआ?
अगर मेरे पास जहर नहीं है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नागमणि है और भोलेनाथ खुद मेरे साथ है। मेरे भोलेनाथ के आगे कोई बुराई नहीं टिक सकती। बुराई का एक न एक दिन जरूर अंत होता है। इसके बाद सोना नागलोक जाती है और नागराज को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने आपकी इजाजत के बगैर नागलोक से बाहर कदम रखा, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे मेरी सौतेली बहन नीलम वहाँ लेकर गई थी। उसने मुझे हमारे प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने अपना सौतेला होने का प्रमाण मुझे दे दिया और मेरे पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन मैंने अपना बदला स्वयं ले लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोना, तुम्हारा तो बड़प्पन है कि तुमने मुझसे आकर माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ। कौन सी बात नागराज? मैं जानता हूँ अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है, परंतु मैं तुम्हें कई वर्षों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। नागराज के इस प्रस्ताव से सोना बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है, नागराज, नागरानी तो वही नागिन बनती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस पहले जैसी नागिन बना दूंगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जहरीली। उसके बाद कुछ ही दिनों में नागराज और सोना की शादी हो जाती है और नागराज सोना को पहले जैसा शक्तिशाली बना देते हैं। अब सोना अपने अतीत को भूलकर नागराज के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।